अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूँगा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पे। इसलिए पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया हुआ था टीआईटी की एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पर्पस और इसकी जो है इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम उस इंटरप्रिटेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे जो पार्ट रिमेनिंग था। तो आज के लेक्चर में क्या-क्या होगा हमारे पास कि ऑब्जेक्ट फिगर्स आर सर्कमस्टांसेस इंट्रोड्यूस्ड, ऑब्जेक्ट फिगर्स आर सर्कमस्टांसेस ओमिटेड। इसके साथ-साथ कॉन्सेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पेरेंटल फिगर या कंटेम्प्ट फिगर या जूनियर फिगर, सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट, नेचर ऑफ एंग्जाइटीज, डिफेंस मैकेनिज्म, एडिक्वेसी ऑफ हीरो एंड सुपर ईगो, रिपोर्ट राइटिंग। तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट फिगर्स आर सर्कमस्टांसेस इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड लफ्ज़ आ गया है, इट मीन्स कि जो चीज़ें पिक्चर्स के अंदर नहीं थी तो क्लाइंट ने स्टोरी के अंदर वो चीज़ें बता दी हैं, इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। ठीक है? तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें कि एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की होती है और उसके हाथ में कुछ किताबें होती हैं, तो अब एक क्लाइंट उन किताबों को देखकर अगर वो कहता है कि जी ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रही है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ना उस वहाँ पर कोई कॉलेज, स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, तो उसने अभी क्या कर दिया है, ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है। ठीक है? तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्प्लाइंग नीड्स फॉर आर टू। अब हम ये देखेंगे कि उसने अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि लड़की है, उसके हाथ में किताबें थीं, तो इसने किताबों को देखकर इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जी ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही है। तो दिस इज़ बेसिकली इम्प्लाइंग नीड फॉर और टू होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिगर्स आर सर्कमस्टांसेस ओमिटेड। वो चीज़ें जो पिक्चर्स के अंदर दिख रही थीं, नज़र आ रही थीं, उनको क्लाइंट ने ओमिट कर दिया है। कोई एक चीज़, 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो भी हो सकती हैं, क्लाइंट ने ओमिट कर दी हों। अब अगर कोई 2-3 बंदे हैं, एक बंदे को बता दिया है और दूसरे को नहीं बताया हुआ, या कोई गाड़ी है, किताबें हैं, टेबल है, कोई भी चीज़ है जो कि नज़र तो आ रहा था लेकिन क्लाइंट ने उसका ज़िक्र स्टोरी के अंदर नहीं किया हुआ, तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स, फिगर्स और सर्कमस्टांसेस ओमिटेड। फिर वही होगा कि इम्प्लाइंग नीड फॉर और टू, कि अगर क्लाइंट एक चीज़ को ओमिट करता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पर उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रेसर भी हो सकता है कि जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो उस चीज़ को ओमिट कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइंट अपने एनवायरनमेंट को कैसे कैसे परसीव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि अगर वो कहता है कि ये एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है और लोग जो है इसकी मतलब इनकी मदद भी नहीं करते, ना इनको कोई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब इस तरह की। तो अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट सपोर्टिंग नहीं है, गरीब भी है, लोग भी सपोर्ट नहीं करते, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते, ना तो ये क्या हो जाएगा कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी नहीं है। या जो एक पिक्चर होती है जिसमें एक लड़का होता है, बच्चा, और उसके सामने टेबल पे जो है वो वायलिन पड़ा होता है। तो अब अगर बच्चा कहे कि ये स्टोरी बनाए उसके ऊपर कि एक बच्चा है जो कि परेशान है कि इसने वायलिन बजाना है लेकिन उसको वायलिन बजाना आता नहीं है। अब ये इसको बजाना नहीं आ रहा तो ये बहुत परेशान है कि कल टीचर जो है वो डाँटेगी या मारेगी या गुस्सा करेगी या क्लास में नहीं छोड़ेगी, बेइज़्ज़ती करेगी, व्हाटएवर जो भी है। तो अब ये चीज़ क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि क्लाइंट का जो एनवायरनमेंट है वो थ्रेटनिंग है, डोमिनेटिंग है। तो इस तरह हम कॉन्सेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेरेंटल फिगर। अब यहाँ पर क्या है कि क्लाइंट ने कोई फिगर जो है वो बताई हुई हो, ठीक है? नेमिंग की हुई हो, रिलेशनशिप्स बताए हुए हों। तो उसमें सबसे पहला क्या है? पेरेंटल फिगर, कि क्लाइंट ने कोई पेरेंटल फिगर बताया हुआ हो। वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकता है, या वो दोनों भी हो सकते हैं। तो आगे देखें, पेरेंटल फिगर ब्रैकेट में है एम और एफ। तो एम फॉर मेल भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, एफ फॉर फीमेल या फादर भी हो सकता है। तो आप जो जो भी तरीका इसमें यूज़ करेंगे। तो अब जौन सा है, मतलब उसने कहा है कि इसका बाप है या माँ है, ठीक है, या दोनों हैं और ये बच्चा परेशान है, जो भी व्हाटएवर। तो अगर दोनों का जिक्र किया हुआ है तो यहाँ पर हम एम और एफ को टिक कर देंगे। अगर किसी एक को किया हुआ है, माँ को किया हुआ है या बाप को किया हुआ है, तो हम उसको भी टिक कर लेंगे। आर सीन एज, कि उनको दिखाया कैसे गया है, कि जो पेरेंट्स का रोल है, माँ है या बाप है या दोनों है, उनको कैसे दिखाया गया है, सपोर्टिंग, नर्सरिंग या थ्रेटनिंग, डोमिनेटिंग या खफा हैं या खुश हैं, जो भी है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। एंड सब्जेक्ट रिएक्शन, कि क्लाइंट का रिएक्शन क्या है, कि जो हीरो, मतलब अब अगर है कि ये एक लड़का है और साथ में उसकी माँ खड़ी है और माँ इससे नाराज़ है,
लेकिन लड़का इसको मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि माँ आ जाएगी, मदर कैसी दिखाई गई है? खफ़ा है जी, नाराज़ है। बेटा क्या कर रहा है? उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम वो लिख लेंगे कि जी बेटा क्या है, कि मतलब उनको वो ओबीडिएंट है और मनाने की कोशिश कर रहा है, तो सब्जेक्टिव एक्शन ये हो जाएगा। ठीक? इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्टेम्प्ट फिगर। अब कॉन्टेम्प्ट फिगर मीन्स के लाइक हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है। जो बहन-भाई हैं, जो सेम ऐज के हैं, मतलब थोड़ा-सा फ़र्क है, तो वो भी कॉन्टेम्प्ट फिगर, या दोस्त हैं, तो कॉन्टेम्प्ट फिगर मीन्स के ऐज फेलो जो है वो आ जाए। हस्बैंड-वाइफ का भी जो है वो इसमें हो सकता है, तो वही बात है मेल-फीमेल कैसे दिखाया गया उनको और जो सब्जेक्ट रिएक्शन है वो क्या है। देन जो हमारे पास है वो है जूनियर फिगर, कि अब इनको कोई छोटा फिगर दिखाया गया हो। छोटा मीन्स ऐज वाइज़ जो है ना वो उनसे छोटा हो, उसका बच्चा भी हो सकता है, ठीक है? छोटा भाई-बहन भी हो सकती है। तो कोई भी इस तरह का फिगर दिखाया गया है तो उसको कैसे दिखाया गया है और सब्जेक्ट का रिएक्शन कैसा है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीएटी के इंटरप्रिटेशन में, कि हमने स्टोरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरी को देखते हैं कि क्लाइंट जो चीज़ अचीव करना चाह रहा है, जो चीज़ हासिल करना चाह रहा है, क्या उसको वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है? अगर वो चीज़ मिल रही है तो किस तरह मिल रही है, किस तरह हासिल करना चाह रहा है, अगर नहीं मिली तो उसके बाद उसने क्या किया हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको कॉन्फ्लिक्ट के जो है उसमें लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास कॉमन जो कॉन्फ्लिक्ट्स है मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ। पहला है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, कि क्लाइंट कुछ करना चाहता है, उसने कहा कि मैंने अपने गोल को अचीव करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, के वो करना चाहता है लेकिन वो उसके लिए एक्टिविटी के लिए जो है ना वो एक्ट नहीं कर रहा, वो कोशिश नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो उसकी जो पैसिविटी है उसकी एक्टिविटी में हाइल हो रही है। इसी तरह लव वर्सेस लॉस ऑफ लव, कि एक बंदा है कि जी माँ उसकी नाराज़ है और उसकी मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन माँ नहीं मानती। ठीक है? तो ये क्या है कि लव वर्सेस लॉस ऑफ लव, या एफिलिएशन वर्सेस रिजेक्शन। नेक्स्ट है अचीवमेंट वर्सेस फेलियर, कि वो कुछ चीज़ अचीव करना चाहता है, लाइक ये बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है लेकिन ये नहीं पढ़ सकता, या इसको जो है वो समझ नहीं आती, या ये नालायक टाइप का है, या ये मतलब compete नहीं कर सकता, तो ये अचीवमेंट वर्सेस फेलियर या अचीवमेंट वर्सेस रिजेक्शन इस तरह की जो है वो आ जाएंगी। इसमें हम ये जो एरिक्सन की जो स्टेजेस की जो थ्योरी थी, साइकोसेक्सुअल जो साइको सोशल जो स्टेजेस थे, उस थ्योरी को भी हम इसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लाइक अगर हम देखें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो भी हम देखेंगे कि स्टोरी के अंदर इनमें से कोई तो नहीं आ रही, अगर जो आएगी तो हम कॉन्फ्लिक्ट में वो भी लिख लेंगे। तो इसके अलावा आप लोग खुद से भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को अराइज कर सकते हो, बना सकते हो, कि लाइक अचीवमेंट वर्सेस फियर ऑफ फेलियर, कि ये कहता है कि जी मैंने अपना कॉलेज बनाना है, मैंने अपने कॉलेज के लिए काम करना है, लेकिन इसे डर है कि कहीं लॉस हो गया तो फिर, तो ये क्या हो जाएगा कि अब ये देखें स्टोरी के अंदर चीज़ थी कि कॉलेज बनाना चाहता है लेकिन इसको ये डर है कि पैसे कहाँ से आएंगे, या अगर लॉस हो गया, कॉलेज ना चला तो फिर क्या हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये है कि वो अचीवमेंट कोई चीज़ हासिल करना चाह रहा है लेकिन क्या है, उसको डर है कि वो लॉस हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा, तो उस वजह से वो नहीं कर सकेगा। तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ एंग्जाइटीज़। अब लाज़िम बात है जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो एंग्जायटी भी होगी। अब अगर मुझे ये डर है कि मैं कॉलेज के लिए जाऊँगा लेकिन कॉलेज अगर नाकाम हो तो फिर क्या होगा? फिर इससे क्या होगा? मुझे एंग्जायटी होगी या नहीं होगी? तो इसी तरह स्टोरी के अंदर भी वो एंग्जायटी जो है वो आएगी। अब वो एंग्जायटीज़ क्या हो सकती हैं? वो लव और लॉस ऑफ लव वाली एंग्जायटी हो सकती है, वो एंग्जायटी हो सकती है इंजरी और इलनेस वाली, वो एंग्जायटी हो सकती है डिप्राइवेशन एहसास कमतरी या महरूमी की, ओवर पावर्ड की हो सकती है, या हेल्पलेस की हो सकती है, कि क्लाइंट को अपना आप हेल्पलेस लग रहा है, ओवर पावर्ड लग रहा है, डिप्राइव लग रहा है, पनिशमेंट वाला लग रहा है, या इसको फिजिकल हार्म का खतरा है, इलनेस एंग्जायटी का खतरा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि हम ये स्टोरी के अंदर देखेंगे कि आया क्लाइंट की स्टोरी के अंदर इनमें से कोई चीज़ तो नहीं बता रहा। ठीक है? जिस तरह मैंने बात की कि वो कॉलेज की तरफ जा रहा है लेकिन डर है कि अगर कॉलेज नाकाम हुआ तो इतने सारे पैसे डूब जाएंगे। अब ये क्या है, ये भी एक एंग्जायटी है। ठीक है? तो ये क्या होगा, ये लॉस की हो जाएगी। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखें, अगर हम थ्योरी को देखें ना सिगमंड फ्राइड की, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होगा, एंग्जाइटीज होंगी। अब उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए क्या होता है
या उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा जो ईगो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या है, अब हम देखेंगे स्टोरी के अंदर कि क्लाइंट उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड यूज़ कर रहा है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे। अब वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कॉमन यहाँ पर मेंशन है: प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, इंट्रोजेक्शन, एक्टिंग आउट और अदर्स। इसके अलावा भी जो है वो अगर स्टोरी के अंदर हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। लाइक कि वो कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे डर है कि लॉस हो जाएगा, तो वो क्या कर लेगा, या तो वो कोशिश करेगा, ठीक है, अगर कोशिश नहीं करेगा, कहेगा जी छोड़ दिया। तो अब छोड़ना क्या है, दिस इज व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। कर रहा है तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हाँ अगर कर रहा है तो क्या, किस सोच के साथ कर रहा है कि इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं इसको, ठीक है। या अब उसके पास पैसे ही नहीं है, कॉलेज बनाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो कहता है जी फिर भी करूंगा, वो सोचता है और खुश होता है कि मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। दिस इज व्हाट फैंटेसी, कि वो फैंटेसी करता है, पैसे उसके पास है नहीं और कॉलेज उसने बनाना है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को इसी तरह भी इवेल्युएट करेंगे कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। वो वो बच्चे वाली स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि बच्चा वायलिन को देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बजा लूँ, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रही कैसे बजाऊंगा। अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि समझ उसको बजाना नहीं आ रहा। अब वो क्या करेगा, छोड़ देगा, या अब उसने कल स्कूल में जाना है तो स्कूल में वो क्या करेगा, या तो बजाएगा या कोई बहाना करेगा। फ़र्ज़ कर ले वो कहेगा जी स्कूल में जाकर वो कहेगा जी वो घर में कल मेहमान आ गए थे तो अबू भी उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। अब ये क्या है, अब ये उसने एक बहाना कर दिया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो रेशनलाइजेशन भी हो सकता है, वो प्रोजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये इस तरह कर लेंगे, या वो कहेगा जी मैडम से, मैडम बस मेरी गलती है, मुझसे नहीं हो सका, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लूँगा। अब ये क्या है, ये इंट्रोजेक्शन है कि अपने ऊपर ब्लेमिंग डाल दी। तो हम देखेंगे कि स्टोरी के अंदर कोई इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है या नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडिक्वेसी ऑफ सुपर ईगो एज मैनिफेस्टेड बाय पनिशमेंट फॉर क्राइम। अब यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर स्टोरी के अंदर कोई क्राइम हुआ हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके लिए जो क्लाइंट या जो हीरो ने स्टोरी बनाई हुई है, तो उस स्टोरी के अंदर जो वो क्राइम है उसके लिए पनिशमेंट का कैसा तरीका यूज़ किया गया है। एक बंदे ने चोरी कर दी है, लड़ाई कर दी है, तो अब जो हीरो स्टोरी है उसमें उसके साथ उसको डील कैसे किया गया है। अब अगर डील किया गया है जी कि वो उससे बदला लेगा, और उसने उसका पेन चुराया है तो उसकी जो है ना जेब से पॉकेट चुराएगा या उसका नुकसान करेगा। अब ये क्या है, सुपर ईगो के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब सुपर ईगो आपको कहता है कि अखलाकियात के मॉरल वैल्यूज़ के अंदर जो भी चोरी का या लड़ाई का या भी गालियों का जो भी बनता है, आप प्रॉपर जो है ना वो उसको रिस्पॉन्स दें। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे ने चोरी कर ली है और आप कह दो जी मैंने उसको माफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी। तो अब ये क्या, ये भी सुपर ईगो के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट जो है एडुकेसी ऑफ हीरो, कि हीरो को कैसे दिखाया गया है, स्टोरी के अंदर जो हीरो है उसको कैसे दिखाया गया है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, टिक करेंगे कि उसको अगर स्टोरी को हीरो को बताया गया है कि जी वो क्या है, वो बीमार है, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो नाकाम है, तो ये क्या है, हीरो को पुअर दिखाया गया है। फिर है आउटकम। अब हम देखेंगे कि स्टोरी के अंदर जो है वो आउटकम दिखाया गया है, वो कैसे दिखाया गया है कि अब उसे वायलिन बजाना है लेकिन उसे बजाना नहीं आता, तो वो क्या करेगा, बजाएगा या नहीं बजाएगा। तो ये होता है आउटकम। साथ साथ में सोल्यूशन भी, कि आउटकम के साथ जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो क्या है। तो आउटकम को हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारे पास है, हैप्पी और अनहैप्पी, कि जो एंडिंग है स्टोरी की वो कैसी है, वो बजा पाएगा या नहीं। अगर वो हाँ जी वो सीख लेगा और बजा पाएगा तो क्या होगा, ये हैप्पी एंडिंग है। अगर नहीं बजाता, उसको मार पड़ती है, गुस्सा डांट पड़ता है, तो ये क्या है, अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस होंगी, उसका आउटकम होगा। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक, ये सोल्यूशन है कि जो उसने एंड दिया हुआ है, आउटकम दिया हुआ है, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, ठीक है, कि स्टोरी जो थी वो तरतीब से है या नहीं है। अगर तरतीब से होगी, प्रॉपर होगी तो स्ट्रक्चर्ड, नहीं होगी तो अनस्ट्रक्चर्ड। कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कि स्टोरी के अंदर सब चीज़ें दी गई हैं या नहीं, मतलब पास प्रेजेंट एंड, बीच में जो रिलेशनशिप्स वगैरह हैं वो अगर सब मौजूद हैं तो स्टोरी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट, कि स्टोरी जो है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कि अब बच्चा वायलिन को देख रहा है और यहाँ पर कहे कि जी वो खेल रहा है, ग्राउंड में है, तो दिस इज़ लाइक स्टीरियोटाइप या
इनअप्रोप्रिएट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटेलिजेंस लेवल। अब ये हम कैसे मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं जो पीछे हमने पॉइंट पढ़े कि स्टोरी हैप्पी है या अनहैप्पी है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। उसके साथ साथ कितनी जो है उसके अंदर चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। अगर जितनी चीज़ों को मतलब स्टोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर वे में किया हुआ है, स्टोरी जो है वो रिलेटेबल है, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर है, तो उसको हम कहेंगे कि क्लाइंट का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज और डिफेक्टिव जो है ना ये पॉइंट्स हैं, तो इनमें से हमने एक को टिक कर देना है। आखिरी जो चीज़ अब यहाँ पर है कि हमने टीएटी को मुकम्मल कर लिया है, कि हमने उस शीट को सारा पढ़ लिया है कि हमने एक स्टोरी के अंदर से क्या-क्या चीज़ें और कैसे-कैसे निकालनी है। वो सारे पॉइंट्स हमने इन 2 वीडियोज़ में हमने देख ली कि हमने ये चीज़ पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। अब लास्ट जो चीज़ आती है वो है इसकी रिपोर्ट राइटिंग, कि हमने इसकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो इसमें हम क्या है कि लिखेंगे ऑन टीएटी प्रोटोकॉल शोज़ दैट द क्लाइंट हैज़। अब यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्लाइंट का सेल्फ इमेज लिखेंगे, जो बॉडी इमेज है क्लाइंट का वो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे? हमने 10 कार्ड यूज़ किए हुए हैं। अब 10 कार्ड्स के ऊपर डिफरेंट बॉडी इमेज या सेल्फ इमेज आया होगा, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल देखेंगे कि 10 कार्ड्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बॉडी इमेज आ रहा है, लाइक पुअर है या गुड है या बैड है, जो भी है, तो जो ज़्यादा होगा हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। लाइक पुअर सेल्फ इमेज एंड ही शी हैज़ नीड ऑफ डैश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीड्स लिखेंगे। अब वही तरतीब है कि 10 स्टोरीज के ऊपर जो कॉमनली नीड्स आ रहे हैं, 2 से 3 या 4 भी, ठीक है, लाइक 2-3 जो है ना वो बार बार आ रहे हैं, तो वो हमारे कॉमन नीड्स हो जाएंगे, वो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे। दोबारा कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे कि जितने भी स्टोरीज के ऊपर नीड्स आ रही हैं उनको हम देखेंगे, और जो रिपीटेडली आ रहे हैं, लाइक एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बार बार जो आ रहे हैं, वो हमारे मेन नीड्स हो जाएंगी। हम यहाँ पर 2-3 वो लिख देंगे। फिर फुल स्टॉप, इट फर्दर शोज दैट द क्लाइंट हैज़ डोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डैश। अब नीड्स आ गई हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएंगी, तो हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लिख लेंगे। सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो भी सेम ही तरतीब के साथ, कि जो रिपीटेडली आ रहे होंगे वो हम यहाँ पर उठा के लिख लेंगे। 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो कोई एक भी हो सकता है। टू ओवरकम दीज एंग्जाइटीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइंट यूज डैश एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर वो जो नीड्स के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, कैसे ओवरकम करता है, तो उसके लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि जो कॉमनली 2-3 डिफेंस मैकेनिज्म बार बार आ रहे थे उनको उठाकर हम यहाँ पर लिख लेंगे। ही शी हैज़ एन डैश लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब यही होगा कि हम इंटेलिजेंस जो वहाँ पर आ रही हैं, चाहे एवरेज है, अबव एवरेज है, या जो भी था, जो 10 स्टोरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको हम उठाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह हम एक टीएटी की रिपोर्ट को जो है वो लिख लेते हैं कि हमने इस क्लाइंट के ऊपर ये टेस्ट 10 कार्ड यूज़ किए हुए थे, इन कार्ड्स में से हमें हमारे पास नीड्स ये आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ये हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ये हैं, एंग्जाइटीज़ ये हैं, उस सब चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, एक तरतीब से लिख लेते हैं। तो इस तरह हमने इन 2 वीडियोज़ में टीएटी को इन डेप्थ स्टडी कर लिया है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।